हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज अपन 27 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है R ओम और 5 ओम के श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। R का मान क्या होगा? जो अपन को सीरीज किस में दे रखी है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखा है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपन को सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल R1 प्लस R2 आगे Rn तक होता है। अपन को तुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है? 7 ओम दे रखा है, तो 7 फिर R प्लस 5। अपन को R का मान पूछा गया, इसका मान नहीं पूछा गया, तो 7 माइनस 5 इक्वल R, तो R इक्वल 2 ओम। देखो कौन सा सही है? 7 ओम गलत, 5 ओम गलत। अपना ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। 2 ओम इसका क्या होगा? सही आंसर होता है। अगर यही प्रश्न अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा होता तो क्या इसका एग्जाम वो होता? फॉर्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, 1/7 इक्वल 1/r प्लस 1/5, तो 1/7 माइनस 1/5 इक्वल 1/r। ठीक है, तो अब देखो इसके एलसीएम ले लो 35, तो 5 माइनस 7 इक्वल 1/r, तो माइनस के 2/35 इक्वल 1/r, तो r इक्वल 35/2। इससे इसके करके इसका आंसर निकल जाता। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन को किस में पूछा गया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा गया है, तो अपना ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो मतलब अपना आकार बदलती रहती है? पहली है नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका। एक चीज ध्यान रखना, नर्वस सेल में कभी भी डिवीजन नहीं होता है। ये कभी भी सेल विभाजन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें कौन सा एक सेल ऑर्गन होता है जो एब्सेंट होता है, उसके लिए ये क्या करती हैं? सेल डिवीजन नहीं करती हैं। तो इसमें क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रोसोम है ना, ये जो सेंट्रोसोम है किसका निर्माण करता है? स्पिंडल फाइबर का। जब ये स्पिंडल फाइबर का ही फॉर्मेशन नहीं करेगा तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पोलर एरिया की तरफ कैसे जाएंगे? तो इसलिए ये कभी भी डिवीजन नहीं करती है। सेकंड है एग, थर्ड है स्मूथ मसल्स, फोर्थ है अमीबा। तो ये क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो क्या करता है? अपना आकार बदलता रहता है। ये भोजन प्राप्त करने के लिए, गति करने के लिए अपने शरीर का आकार बदलता रहती है। इससे क्या होता है? स्यूडोपोडिया निकलते हैं जो क्या करते हैं? इसको फूड को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। स्यूडोपोडिया जिसको कूटपाद भी बोला जाता है, काल्पनिक पैर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है? कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो किसमें एब्सेंट
होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, जी नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं वेल डेवलप्ड सेल होती हैं, इसमें सभी जो डबल मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है ना तो यूकैरियोटिक ना ही प्रोकैरियोटिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रो का मतलब क्या होता है, जो प्रिमिटिव सेल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और क्लेमाइडोमोनास हो गया है ना, एल्गी हो गई, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा जगत में किंगडम में पाए जाने वाले सभी जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें कभी भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो वॉल डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। उसी के एब्सेंस के कारण इनको दो भागों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड करा गया है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको केंद्रकाभ ज़ीनोफोर कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो जो क्रियाशीलता में हाइड्रोजन से ऊपर के जो सभी धातुएं पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा इसके साथ HCl के प्रति अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें देखो सबसे ऊपर की तरफ जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है, सबसे ऊपर तो कैल्शियम पोटेशियम होता है, फिर Na होता है, फिर क्या होता है, Mg होता है। तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या है, G है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है तनु HCl अम्ल के साथ, वो क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1, N1, N2 और N3 है तो इसको अपन को बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो एक तो किसका दे रखा है अपन को, हवा का, एक है पानी का और एक किसका है, क्राउन कांच का। अब देखो जो सबसे कम होता है वो किसका होता है, हवा का। कितना होता है, 1.0003 होता है, ठीक है। और फिर जो पानी होता है उसका होता है 1.33 होता है, और क्राउन कांच होता है उसका कितना होता है, 1.52 होता है। अब अपन को देखो इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखो सबसे कम N1 का है, फिर इसको देखना है अपन को चारों ऑप्शन में से कौन से सही हैं। तो इसमें देखो ये दो ऑप्शन तो सेम से दे रखे हैं जो एकदम से गलत हैं। इसमें दे रखा है N1 हवा और पानी का क्या है, बराबर है, तो बराबर नहीं है, पानी का ज्यादा है और हवा का क्या है, कम है। फर्स्ट ऑप्शन अपन को दे रखा है N1 से ज्यादा है N2 का और N2 से ज्यादा है N3 का। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सही होगा। देखो क्राउन कांच का अपन को 1.52 है, पानी का 1.33 है और हवा का 1.0003 है। तो N1 से ज्यादा किसका है, N2 का, और N2 से ज्यादा किसका है, N3 का। तो अपना इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो चार ऑप्शन, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में CNG गैस का यूज करा जाता है, कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका यूज करा जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करती हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड है अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। एक बार चलो इसमें छोड़ते हैं।
थर्ड ऑप्शन है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र हो जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट है कि जो मतलब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होएगा, अगर देखो पानी को अगर अपन बॉयल करते हैं, पानी को बॉयल करते तो अपन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो पानी थोड़ा देखना आप कि उसमें क्या होता है, गति होने लग जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अनियमित गति करते हैं कि इधर से उधर पूरे, जैसे ही एक बर्तन में अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो वो इधर से उधर गति करते रहते हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसमें कणों की गति बढ़ जाती है और यह गति क्या होती है, अनियमित होती है। ये भी सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अपना गलत ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ऑप्शन अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें कौन सी, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस होती है। अगला प्रश्न है सहज संयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन है अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक बंध और प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, गलत ऑप्शन है। अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक और किंतु अंतराण्विक बल क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये क्वथनांक क्या होता है इनका, कम होता है, कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए। अगला प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, उसमें कौन सी ग्लैंड होती है, कि थायराइड, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये क्या होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वो कौन सी होती है, लीवर होती है। बट इसी के कंपैरिजन में ऐसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो इस ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का सिक्रेशन करा जाता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करा जाता है। तो इसके लिए कौन सी धातु आवश्यक होती है, आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी होने से, जिसको गोइटर रोग बोलते हैं, गलगंड रोग बोल जाते हैं, जिसका गला क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इसलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक को खाना चाहिए। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिटेरोजेनियस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। देखो एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हिटेरोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन अलग से अलग नहीं कर पाते हैं, जैसे शुगर प्लस पानी का सॉल्यूशन और नमक प्लस पानी का सॉल्यूशन जो होता है, अल्कोहल प्लस पानी का सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं देख पाते। वो तो क्या होता है, समांगी विलयन होता है। एक होता है विषमांगी विलयन, मतलब इसमें दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपन अलग अलग आंखों से अलग अलग इन दोनों को देख पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का अल्कोहल में विलयन, आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन, ये क्या होता है, टिंचर आयोडीन होता है। तो ये होमोजीनियस का एग्जांपल है। फिर है एथेनॉल प्लस पानी का
वो भी क्या है, अलग अलग नहीं देख पाते हैं अपन को। थर्ड है, फोर्थ है नींबू पानी। नींबू पानी में शुगर प्लस नींबू प्लस वाटर, इनको अपन अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो ये भी होमोजीनियस है। जो विषमांगी मिश्रण है वो कौन सा है, तेल प्लस पानी का मिश्रण। आप पानी में तेल डालना, तेल की परत आपको पानी में अलग ही दिखाई देगी, अपन तेल को अलग देख रहे हैं और पानी को अलग देख रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, अपना विषमांगी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। अब देखो क्या है, HNO3। अब H का द्रव्यमान कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना, नाइट्रोजन 1 7 पे आता है, तो 7 प्लस 7 इसका द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, एक अणु का कितना होता है, 32 होता है, सॉरी ऑक्सीजन के एक अणु का कितना होता है, 16 होता है। 3 का कितना हो गया, 48। 48 और 14 प्लस 1 तो कितना हो गया, देख लो, 63। तो ऑप्शन डी सही हो गया। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया अपना करेक्ट, 33 यूनिफाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में रीजनरेशन की क्षमता होती है, पुनर्जनन। जैसे आप लिजर्ड का एग्जांपल देख सकते हो। लिजर्ड में क्या होता है कि जैसे उसकी टैल कट जाती है, थोड़े दिन बाद में आप देखना है कि वो उसकी टैल अपने आप आ जाती है, मतलब वहाँ क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, सेल डिवीजन करती है अपने आप से और उसमें क्या होता है, नई टैल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन पाया जाता है वो मानव के किस ऑर्गन में होता है, तो वो मानव के लीवर में हमेशा रीजनरेशन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अपन को पूछा है रीजनरेशन की क्षमता होती है, मतलब अगर अपन उसके एक भाग, मतलब एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसको काट के 2 भाग कर दें तो उस 2 से अलग अलग जीव का निर्माण हो जाता है, ये क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, किलनी, टिक, केंचुआ, प्लेनेरिया और लीच। तो किसमें सबसे ज्यादा होता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को कहा जाता है कि यह चाकू की धार के नीचे भी क्या है, जिंदा है, क्योंकि अगर चाकू की धार के नीचे जितने मतलब चाकू से इसके टुकड़े करे जाएंगे उतने ज्यादा प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। अगर एक प्लेनेरिया का चाकू से 20 टुकड़े कर दिए तो 20 प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए इसको चाकू की धार के नीचे जिंदा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है। इसके ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो इसका वक्रता दूरी की जो बीच की दूरी है वो होती है C = 2f। ठीक है, f अपन को कितना दिया गया है, 1 मीटर, तो C वक्रता दूरी क्या होती है, 2 × 1, तो C = 2 होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप करेक्ट करना चाहो या फिर उसमें देखना चाहो तो इसकी आंसर क्या होगा, 2 मीटर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, यह एक अदिश राशि है। सेकंड है, यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक मैग्नेटिक कंपास द्वारा मापी जाती है, यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो अपन को सही देखना है, तो सही इसका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक एक आदमी द्वारा किया गया कार्य का परिणाम है। ठीक है, एक यहाँ पे एक है, 1 किलोग्राम भार उठाता है,
1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अपन को क्या निकालना है? अपन को इसमें निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है? mgh, ठीक है। h अपन को कितनी दी गई है? 2.5 मीटर। g गुरुत्वीय त्वरण अपन को कितना दिया गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और m अपन को दिया गया है 1, ठीक है। तो निकाल लो, देखो 1 × 10 × 2.5, तो W इक्वल 25 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? तो अपन को गिवन बिलो अभिक्रिया दी गई है MnO2 + 4HCl। ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो ये रिएक्शन करके बनाता है MnCl2 + Cl2 + 2H2, ठीक है। अब देखो इसको, हाँ 4HCl है ना, तो ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या बनता है? MnCl2 + Cl2 गैस निकलती है और 2 अणु किसके? जल के बनते हैं। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? कि प्रोटीन में सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य? तो जो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है? चलो देखते हैं। फर्स्ट है RNA, सेकंड है फॉस्फोलिपिड, थर्ड है DNA, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो जो अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है वो कौन होता है? DNA होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये थे अपने 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 16 प्रश्न। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।